जय भवानी। आशा है सब बढ़िया होंगे। आज की कहानी डायरेक्ट एक्शन डे की है, आज़ादी के 1 साल पहले की। इट इज़ अ फॉरगॉटन चैप्टर ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ये आपको पढ़ाना भूले नहीं है, बल्कि जानबूझकर भुलाया गया है, थोड़ा डरा कर, थोड़ा हारमनी का वास्ता देकर, क्योंकि ये कहानी थोड़ी अनकंफर्टेबल है, पर है तो सच्ची। तारीख है 16 अगस्त 1946 की, जब ये सब शुरू हुआ। लेकिन हमेशा की तरह इसके पीछे का एक छोटा सा इतिहास है। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 29 जुलाई 1946 को जिन्ना ने बॉम्बे में मुस्लिम लीग की एक मीटिंग बुलाई। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पे अड़ गई थी। लड़ कर लेंगे पाकिस्तान, तलवार के दम पर लेंगे पाकिस्तान। तारीख तय हुई 16 अगस्त 1946 की। प्लान को नाम दिया गया डायरेक्ट एक्शन। जो हुआ उसका शब्दों में विवरण शायद संभव नहीं है। रविंद्र दत्त जी इसके एक चश्मदीद यानी कि आई विटनेस हैं। अपनी पत्नी के देहांत के बाद अपना सब कुछ बेचकर डायरेक्ट एक्शन डे पर अपना किया गया काम सेल्फ पब्लिश कराया, क्योंकि कोई उनकी कहानी सुनने तैयार नहीं था, कोई उनका नाम छापने और उनका काम छापने तैयार नहीं था। ये तो हालात है। जब ये सब चल रहा था तब पुलिस को रोकने सोहरावर्दी कंट्रोल रूम में बैठा हुआ था। He was the leader of the then Muslim League government of Bengal. He was the Prime Minister of Bengal. कलकत्ता की सड़कों पर हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था। पुलिस और आर्मी कुछ नहीं कर रही थी। 16 और 17 अगस्त को भीषण कत्लेआम हुआ, सैकड़ों बलात्कार हुए। रविंद्र दत्त जी बताते हैं कि हिंदू लड़कियों का रेप करने के बाद उन्हें कलकत्ता के बीफ मार्केट पे जिस हुक पे मांस टांगा जाता था वहाँ टांग दिया गया। विक्टोरिया कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को उन्हीं के हॉस्टल की खिड़कियों पर बलात्कार के बाद मार के टांग दिया गया था। ऐसे में कोई मदद आती दिखाई नहीं दे रही थी। सड़कें लाशों से भरी पड़ी थी। डरे और सहमे हुए हिंदू 17 अगस्त 1946 को इकट्ठा होना शुरू हुए। इनका नेतृत्व कर रहे थे गोपाल मुखर्जी और गोपाल पाठा। एंड्रू वेटफील्ड को दिए गए इंटरव्यू में गोपाल बताते हैं कि मैं अपने लोगों को इकट्ठा करके ये कहा कि हम भागेंगे नहीं बल्कि लड़ेंगे। गोपाल पाठा एक संगठन चलाते थे, भारत जातीय वाहिनी, जिसके करीब 500-700 सदस्य थे, जिसमें से ज़्यादातर प्रोफेशनल रेसलर्स यानी कि पहलवान थे। गोपाल पाठा ने उन्हें तैयार रहने को कहा, ईंट का जवाब पत्थर से देने का वादा किया। गोपाल बताते हैं कि जब उन्होंने देखा कि कलकत्ता में क्या हो रहा है तो वो समझ गए कि पाकिस्तान बनने पर हिंदुओं पर अत्याचार और बढ़ जाएगा। इसलिए उन्होंने रिटेलिएशन यानी पलटवार के बारे में सोचा। गोपाल जी के पास अंग्रेज़ी सैनिकों से खरीदे हुए कुछ गन्स, बुलेट्स और ग्रेनेड्स थे। उन्होंने कुछ हथियार क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान भी खरीदे थे। सोहरावर्दी ने अपने मुस्लिम लीग के गुंडों से कह दिया था कि 2 दिन और हैं, जितना कत्लेआम करना है कर लो, पुलिस और फौज कुछ नहीं करेगी। मुस्लिम लीग के इस कत्लेआम में सबसे आगे उसकी फ़ौज मुस्लिम नेशनल गार्ड थी, और जानते हैं उसके सबसे बड़े नेताओं में कौन था? शेख मुजीबुर रहमान। जी हाँ, वही मुजीबुर रहमान जो नए बांग्लादेश के पिता हैं, भारत के दोस्त, और इसी ने मुस्लिम नेशनल गार्ड के मेंबर थे जो जेनोसाइड पे आमादा था। इसी इरादे के साथ 18 अगस्त 1946 का दिन आया। लीग इस दिन एक स्विफ्ट जीत की उम्मीद कर रहा था, पर अब गोपाल पाठा तैयार थे। अब शुरू हुआ पलटवार। हिंदू बस्तियों में आने वाली लीग की भीड़ को इसका अंदाज़ा नहीं था। पहले उन्हें इन बस्तियों से बुरी तरह खदेड़ा गया, जिसमें लीग को बहुत नुकसान हुआ। हिंदू इलाकों को सुरक्षित करने के बाद गोपाल इस लड़ाई को मुस्लिम बस्तियों तक ले गए। उन्होंने लीग के हर उस व्यक्ति को जिसका हत्या या बलात्कार में हाथ था, उसे डिस्पैच किया जा चुका था। गोपाल पाठा ने किसी भी महिला या बच्चे को इस दौरान नुकसान नहीं पहुंचाया। जब डेथ टोल लीग के खिलाफ जाने लगा तो सोहरावर्दी परेशान हो गया। उसका प्लान फेल हो रहा था। वो इस दंगे के बाद कलकत्ता को मुस्लिम मेजॉरिटी पाकिस्तान से जोड़ने की फिराक में था, और होता भी क्यों ना, कलकत्ता एक अमीर शहर था और संपन्नता किसे नहीं चाहिए। इसी बात से परेशान सोहरावर्दी ने अपने 2 खास लोग जीजी अजमेरी और मुजीबुर रहमान को गोपाल पाठा के पास विनती करने और ट्रूथ डिस्कस करने भेजा। तब गोपाल पाठा जी ने इस शर्त पे कि मुस्लिम लीग भी दंगे रोकेगी, अपने आदमियों से रुकने कहा। उसी व्हाइटफील्ड को दिए गए इंटरव्यू में गोपाल पाठा जी याद करते हैं कि गांधी ने मुझे 2 बार बुलाया पर मैं नहीं गया। फिर एक कांग्रेस के लोकल नेता ने मुझसे कहा कि मैं कम से कम अपने थोड़े हथियार तो गांधी जी के सामने सबमिट कर दूं या सरेंडर कर दूं। तब मैं वहां गया तो देखा कि लोग अपने खराब हो चुके हथियार जमा करा रहे थे। तब गांधी जी के सेक्रेटरी ने मुझसे कहा कि गोपाल, तुम भी अपने हथियार गांधी जी के पास जमा करा दो। गोपाल जी कहते हैं कि इन हथियारों से मैंने अपने इलाके की महिलाओं को बचाया है, लोगों की जान बचाई है,
अगर मेरे किसी कील से भी एक हिंदू की जान बची है तो मैं वो कील सरेंडर नहीं करूँगा। सो गांधी जी 16 और 17 अगस्त को कहाँ थे? डायरेक्ट एक्शन डे के बाद गोपाल पाठक जी ने अपना संगठन बंद नहीं किया। वो शायद जानते थे कि आगे क्या आने वाला है। अगर पश्चिम बंगाल और कलकत्ता भारत में आज है तो इसका बड़ा श्रेय गोपाल पाठक जी को जाता है। हमारे नए भारत ने इन्हें भुला दिया है। आज़ादी के बाद गोपाल पाठक जी ने गुमनामी में अपना जीवन व्यतीत किया और हमने भी उन्हें भुला दिया। गोपाल पाठक जी का देहांत 2005 में हुआ। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें याद रखें और एक सम्मानित स्थान दें अपने जीवन में। इन्हीं महापुरुषों के प्रयास से हम एक सम्मानित जीवन जी रहे हैं। हमें धन्यवाद करना चाहिए रविंद्र दत्त जी का भी, जिन्होंने अपना सब कुछ बेचकर हम तक इस कहानी को पहुंचाया। अब हमें चाहिए कि हम इसे याद रखें और दोहराने न दें। जय भवानी।